हेलो, कैसे हैं? ठीक। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, ग्लाइकोसाइड्स। नाम सुना ही होगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सुक्रोज में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और पूछता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। वो सभी इसी से कनेक्ट है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग केवल इस टर्म्स से होंगे परिचित। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लाइन, उसके बाद बताते हैं ये सब टर्म की एग्जैक्टली मीनिंग। तो यहां पे लिखा रहता है आपके सामने एसिटल और कीटल ऑफ अ सुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड्स। यही है एग्जैक्टली ग्लाइकोसाइड्स। तो जाना चाहिए ग्लाइकोसाइड्स, इसमें टर्म आया है एसिटल एंड कीटल। जानते हैं आप लोग हेमी एसिटल, हेमी कीटल नाम सुना आप लोगों ने? अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मैनोज या जो है, ये सब चीजें हमने पढ़ाई हुई है, डिस्कस किया हमने अच्छे से। तो वहां पे हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, हेमी कीटल्स क्या होते हैं, एसिटल क्या होते हैं, कीटल्स क्या होते हैं, इस पर डिस्कस किया गया था। बाय द वे हम थोड़ा सा और इस पे एक बार बोल देते हैं। जैसे अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड को अगर आप 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रखते हैं किसी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, तो बन जाता है हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल को फर्दर आप एक दूसरे मोल, यानी एक मोल और लेते हैं आप अल्कोहल का, तो बन जाता है एसिटल। क्या एल्डिहाइड से हो रहा है एसिटल। और अगर आप कीटोन लेते हैं, कीटोन को 1 मोल अल्कोहल के साथ मिनरल एसिड की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट, तो बन जाता है हेमी कीटल। और हेमी कीटल को फर्दर 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रखते हैं, तो बन जाता है कीटल। ठीक है, फिलहाल उसको आप देख लीजिएगा, वहां पढ़ाया हमने, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, देख सकते हो आप हेमी एसिटल्स, हेमी कीटल्स क्या होते हैं। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्लूकोज का देखते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। डायरेक्ट हम आते हैं इसके चेयर फॉर्म पे। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, हमने अच्छे से कराया हुआ है। साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आप सर्च करेंगे तो पा जाएंगे, तो वहां पे हमने उसका चेयर फॉर्म भी अच्छे से दिखाया हुआ है। शुरू करते हैं, ठीक है। ये जैसे सबसे पहले तो आपको जो है हेमी एसिटल ड्रॉ करना आना चाहिए। हम बनाते हैं यहाँ पे चेयर फॉर्म इसका। देखिए ए है इसका, इस तरह से चेयर फॉर्म। अब इसमें जो है पोजीशन, जैसे सबसे पहले जो है चेयर फॉर्म बन गया, ये हम बनाते हैं इसकी एक्सियल पोजीशन। देखिए ऐसे एक्सियल पोजीशन हो गई, फिर ये भी एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन, और ये भी एक्सियल पोजीशन। याद रखिएगा इसका फर्स्ट कार्बन होता है, ये पहला कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब यहाँ देखिए ऐसे आगे क्या होने वाला है। तो अब वो पहला कार्बन हो, यहाँ पे फर्स्ट पे हमने एक्सियल बना दिया है। अब इसी के साथ पोजीशन क्या होती है, ये हो गई इक्वेटोरियल, एक इक्वेटोरियल यहाँ पे हो गया, एक इक्वेटोरियल यहाँ पे हो गया, और एक इक्वेटोरियल यहाँ देख सकते हो आप, एक इक्वेटोरियल यहाँ पे है। जो ब्लैक लाइन से शो किया है वह पोजीशन है इक्वेटोरियल, और जो रेड से देख रहे हो आप ये पोजीशन है एक्सियल, है ना। तो फर्स्ट कार्बन जो इसका होता है, यही होता है इसका एनोमेरिक कार्बन। आप जानते होंगे एनोमेरिक कार्बन, है ना। एक्चुअली बेटा नीचे जैसे जब तक यह ग्लूकोज ओपन फॉर्म में, ऐसे CH2OH, हम ग्लूकोज दिखाएं बना करके आपको। देखिए ऐसे यहाँ पे OH, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ, ऐसे बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 कार्बन सेंटर होते हैं, A1, 2, 3, A4, 4 कार्बन होते हैं इसमें। ये CHO जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, ये कार्बन नहीं होता है। लेकिन जब इसका हो जाता है साइक्लाइजेशन, रिंग बनती है इसकी, तो उस वक्त एक कार्बन हो चुका, देखिए। और यही कार्बन जो यहाँ पे कार्बन हो चुका है, एल्डिहाइड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, न्यू फॉर्म्ड कार्बन, यही है एनोमेरिक कार्बन। और जब इस एनोमेरिक कार्बन पे डिफर करता है कॉन्फ़िगरेशन, उसे आप नाम देते हैं एनोमर्स। एनोमर्स भी आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। फिलहाल सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं।
तो इसकी जितनी एक्सियल पोजीशन है उस पे होंगे छोटे एटम, जैसे हाइड्रोजन। रीजन क्या होता है, जनरली एक्सियल पोजीशन ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करती है और इक्वेटोरियल पोजीशन कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करती है। तो इक्वेटोरियल पे बड़े एटम या बड़े ग्रुप ऑफ एटम रहते हैं जनरली, देख सकते हैं वहां पे आप, तभी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे, इसके एक एक्सियल पे H यहाँ पे, एक एक्सियल पे H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। रिमेनिंग पोजीशन पे लिखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे OH हो गया, इस पर यहाँ OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे रहता है CH2OH ऐसे। अब आते हैं एनुमेरिक कार्बन पे। एनुमेरिक कार्बन पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं H और यहाँ लिखते हैं OH। अगर इसी OH को लिखते नीचे एक्सियल पे तो वो हो जाता है उसका अल्फा फॉर्म, यह OH ऊपर होती है इसका बीटा फॉर्म है, यानी ये इसका बीटा फॉर्म है। ठीक है, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज इसका नाम है। नेमिंग कैसे की गई है आप वहां देख लीजिएगा, सब बताया गया है इसके साइक्लिक फॉर्म में। नेमिंग पायरेनोज क्यों आया है, डी का मतलब क्या है, इस बीटा का मतलब है OH ऊपर है, इस पे रहता नीचे वाले पे तो रहता अल्फा फॉर्म। एनोमस पढ़ा होगा आपने, एनोमेरिक सेंटर पे डिफर कर रहा है कन्फिग्रेशन, है ना। हम इससे शुरू करने वाले हैं। और जब हम ये है एग्जैक्टली क्या, इसका हेमी एस्टर फॉर्म है, यही इसका हेमी एस्टर फॉर्म है। हेमी एस्टर का मतलब है एक ही कार्बन पे एक ईथर का और एक OH एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो होते हैं कि ऐसे अगर बने हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ये हो जाएगा, देखिए इसी कार्बन पे OH है, इसी पे COC यानी ईथर भी है, ये हेमी एस्टर है, एल्डिहाइड से बना है। ठीक, अगर कीटोन से बना होता तो इसका नाम हो जाता है हेमी कीटल, जिससे फ्रक्टोज बनता है। तो अब इसी को हम जो है जब रखते हैं मेथनॉल के साथ CH3OH, आप जानते हैं इसके पास इसका कनेक्शन होता है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में इसको रखा है, देखिए स्लो, तब इसके मिक्सचर बनते हैं, एनुमेरिक मिक्सचर। देखिए यहाँ पे होता क्या, पहले जैसे यह H+ दिया गया है, यह H+ इस OH पे अटैक करता है, आप सबको मालूम है, यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है। तो जब यह H+ यहाँ अटैक करता है OH पे, H2O के रूप में यहां से अलग हो जाएंगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और जब ट्राइगोनल प्लेनर है और यह OH का इस पे अटैक होगा CH3OH वाले का, तो दोनों चांस है। ट्राइगोनल प्लेनर में क्या, जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता है उतना आसानी से प्लेन के नीचे से, कुछ याद आ रहा, SN1 रिएक्शन में ऐसा किया गया था। मतलब हमें कहना चाहते हैं रिएक्शन जो प्रोसीड करती है वह SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इस टाइप के होते हैं। हम फिर एक बार आपके सामने इसका चेयर फॉर्म बना रहे, देखिए ऐसे बन जाएगा। यानी पुरानी पोजीशन हमने एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी कर दी है ना। अब हमने एनुमेरिक सेंटर छोड़ा हुआ है, हमने कहा यहाँ पे कार्बोकैटायन यानी SN1 के थ्रू रिएक्शन हो रही है, तो मेथनॉल का अटैक प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे दोनों साइड से होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों चांस क्या है, एक चांस है कि OCH3 इस पे आ जाए, है ना, ऐसे यहाँ पे H रहे, दूसरा चांस यहाँ पे H रहे, यहाँ पे रहे OCH3, दो कंपाउंड बनेंगे, रीजन SN1 के थ्रू हुई रिएक्शन। अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जब इसका नाम हो जाएगा, देखिए ये तो क्या है, ग्लूकोपायरेनोज था, अब ये बन चुका ग्लाइकोसाइड्स। देखिए अब हो चुका क्या, यह था क्या, हेमी एस्टर। अब एग्जैक्टली ये दोनों क्या हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके हैं एसीटल, एल्डिहाइड से बने हैं तो एसीटल। अगर कीटोन जैसे फ्रक्टोज से बने होते थे बोलते हैं कीटल। तो दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सी ईथर था, 1 हाइड्रोक्सी 1 ईथर ना, 1 हाइड्रोक्सी 1 एथॉक्सी। यहाँ पे देखिए एक ही पे 2 ईथर है, COC COC। यहाँ देखिए क्या है, COC COC, यानी 1 1
डाइएथॉक्सी। दो बार है नहीं, जब एक ही कार्बन पे दो ईथर बन जाते हैं तो यह अगर एल्डिहाइड से बना है तो एसिटल, कीटोन से बना है तो कीटल। इसी का नाम है ग्लाइकोसाइड। मतलब हम लोग ग्लाइकोसाइड बना चुके हैं। ठीक, एसिटल फॉर्म है और एसिटल आप शुगर कह सकते हो या एसिटल आप ग्लूकोज, शुगर है। एग्जैक्टली यही क्या बच्चे, ग्लाइकोसाइड। इतना तो आपको समझ आ ही गया। अब इसके नाम पे आते हैं। जो यह ग्लूकोपायरानोज नाम है, पायरॉन 6 एटम की रिंग का मतलब है। तो यहां पे जो OSE को हटा करके आप इसके नाम में O साइड जोड़ दीजिएगा। बस आप इसके नाम जोड़ देंगे क्या, O साइड, ऐसे इतना। तो क्या हो जाएगा, ये पहले मेथिल आ चुका है तो आप सबसे पहले बोल देंगे मेथिल या मिथाइल जो कॉल करते हैं। और बीटा फॉर्म तो ही है, देखिए एनोमेरिक ऊपर, यानी आप यहां लिख देंगे बीटा डी ग्लूको पाइरेनोसाइड, ऐसे इनका नाम हो जाएगा। देखिए मेथिल यहां भी है, आप बोल देंगे मिथाइल या मेथिल जो कॉल करते हैं मेथिल। फिर क्या है, यह OH नीचे है तो OSC नीचे है, ये हो गया अल्फा, कैपिटल डी ग्लूको पाइरेनोसाइड। आप देख रहे होंगे चीज में खास बात क्या है, इसमें OSE को हटा करके क्या O साइड जोड़ दिया गया है, O साइड जोड़ दिया गया है कि नहीं। यही हो गया आपके लिए ग्लाइकोसाइड। और यहां पे जो है जो लिंकेज हो रही है, देखिए जो बॉन्ड बन रहा है एनोमेरिक कार्बन और इस कार्बन जो COC लिंकेज है, एनोमेरिक कार्बन और एल्कोक्सी के बीच का बॉन्ड, यानी बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एंड एल्कोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड, इसी का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एनोमेरिक कार्बन और एल्कोक्सी ग्रुप, तो इसी को आप नाम देते हैं यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है, यह जो OCH3 आप देख रहे हो, ये क्या है, इक्वेटोरियल, इसका मतलब इसका बीटा फॉर्म है। देखिए बीटा फॉर्म, इसका मतलब इसे आप बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे हम देखिए यहां पर यह एनोमेरिक कार्बन और यह OCH3, यानी कि एनोमेरिक कार्बन और एल्कोक्सी। तो यहां पे इसको आप नाम देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यह क्या था बीटा, यहाँ पे नीचे की तरफ मतलब अल्फा फॉर्म है, तो इसे आप नाम देंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऐसे पहचानते हैं। अब यहाँ पे तो एक बात और आप समझिए, ग्लूकोज का ओपन फॉर्म है और जब ग्लूकोज ओपन है तो इसमें 4 कार्बन कार्बन, देखिए 1 2 3 4 कार्बन, मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो। ये एक CHO है, एक OH है, एक पे पूरा ग्रुप माना जाएगा और एक H है, चारों अलग है इसके रिस्पेक्ट में, एक कायरल हुआ। ऐसे 4 कायरल सेंटर है। बट जब ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक फॉर्म में, तो इसके पास 5 कार्बन कायरल हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 कार्बन कायरल हो चुके हैं, 5 कार्बन, मतलब 4 पहले थे अब 5 हो चुके हैं, मतलब एक कार्बन नया बना हुआ। ये वाला देखिए 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पे CHO है, CHO का मतलब आप समझ सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इस कार्बन की 2 वैलेंसी O के साथ है, कायरल नहीं है, बट साइक्लिक फॉर्म में कार्बन कायरल हो चुका है। तो यह जो नया नया बनता है कायरल कार्बन, उसे आप नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये हो चुका है एनोमेरिक, और जो एनोमेरिक कार्बन पे कंफिग्रेशन अलग होता है तो उसे बोलते हैं आप एनोमर्स। यह बीटा और यह अल्फा। अब यहाँ पे जो है आप समझ चुके हैं ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या है। ये हेमी एसिटल अभी है, एक ही कार्बन पे देखिए OH भी है, COC ईथर भी है, एक ही कार्बन पे देखिए क्या है OH और ईथर, और यह एल्डिहाइड से बना है, CHO एल्डिहाइड से, तो इसे आप नाम देंगे हेमी एसिटल। और यहाँ देखिए जब एक ही कार्बन पे 2 ईथर होते हैं, COC, ये हो चुका है अब एसिटल। और अगर यहाँ पे कीटोन शुरू करते हैं, जैसे फ्रक्टोज होता है, यह हो जाता है क्या, हेमी कीटल हो जाता, और यहाँ पे आता है तो क्या, कीटल हो जाता। फिलहाल आप जानते हैं एसिटल या कीटल जो भी है शुगर का, उसे आप नाम देते हैं ग्लाइकोसाइड। ये दोनों ग्लाइकोसाइड है।
और यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिक कार्बन, इक्वेटोरियल पे ओ CH3 आया है, ये बीटा फॉर्म है, और CO जो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज यहाँ पे अल्फा कहा जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे ग्लाइकोसाइड्स क्या है ना। तो अब एक बात और याद रखिएगा, जो यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप है इसे अग्लाइकॉन भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग आगे? अग्लाइकॉन, जो ये ग्रुप एल्कोक्सी है इसे आप नाम देते हैं यहाँ वैसे, ठीक है। वैसे इसका अग्लाइकॉन यहाँ है, जब इसकी होगी हाइड्रोलिसिस तो यह यहाँ से अलग होगा। इसी रिएक्शन के, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप इसकी पाएंगे हाइड्रोलिसिस का भी लेक्चर, तो वहां पर देख लीजिए कैसे वो से अलग होता है। बाय द वे यहां तक तो आप समझिए ग्लाइकोसाइड्स होते क्या है ना। अब एक खास बात और आप बता दें, आपने नाम सुना होगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसी टॉपिक से उसका कनेक्शन भी है, इसलिए यहाँ पे उस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर अक्सर आपसे पूछता है कि पहचानिए इसमें कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो एक्चुअली जितने ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग जानते हैं क्या होता है? होता है फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलन रिएजेंट्स, जो इन तीनों को रिड्यूस कर दें वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो इनको रिड्यूस न कर पाए वो होंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए यह एनुमेरिक OH फ्री होना चाहिए। अब इसमें एनुमेरिक OH फ्री नहीं है, देखिए यहाँ पे, इसका मतलब जब तक इस रूप में है तब तक यह रिड्यूसिंग होंगे, और जब इस रूप में हो जाएंगे तो रिड्यूसिंग नहीं रहेंगे, मतलब नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सब के सब ग्लाइकोसाइड्स कैसे होंगे? नॉन रिड्यूसिंग। यहां से आप याद रखना, जितने ग्लाइकोसाइड्स होते हैं सब के सब ग्लाइकोसाइड्स कैसे होंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं सभी कैसे मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जब नेचुरल फॉर्म में होते हैं, नेचुरल फॉर्म में है ना, नेचुरल फॉर्म मतलब उनसे ग्लाइकोसाइड्स न बना हो, तो सब के सब होते हैं रिड्यूसिंग, क्योंकि इनका एनुमेरिक OH होता है फ्री, सभी का एनुमेरिक OH हो जाता है फ्री, है ना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये मोनोसैकेराइड्स कब ग्लाइकोसाइड्स के रूप में होते हैं। जनरली देखिए होता क्या है, हम लोग बात करते हैं पहले डाइसैकेराइड्स की। कुछ डाइसैकेराइड्स आपके समझ आते हैं। 3 डाइसैकेराइड्स फेमस हैं, डाइसैकेराइड्स, है ना। एक होता है माल्टोज, एक होता है लैक्टोज, और एक होता है सुक्रोज। आप किसी ऑर्डर में याद रखिएगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, MLS। इससे फायदा क्या, देखिए हम दिखाते हैं आपको करके। इस तीनों क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स। अब इसमें खास बात क्या है? पहली बात तो याद रखिएगा, इसमें जो है ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स। इसमें जो है एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इसमें रहता है दूसरे वाले। थर्ड सुक्रोज में जो है एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज, ठीक है। अब जो माल्टोज है, माल्टोज में 1,4 वो भी अल्फा टाइप की, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब अल्फा 1,4 है ग्लाइकोसिडिक, इन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कह सकते हो पहले ग्लूकोज यूनिट का एनुमेरिक कार्बन फर्स्ट, मतलब क्या एनुमेरिक, और फिर दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ, यानी फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां वाला, ठीक है, फोर्थ OH है, इनके बीच है। इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा ग्लूकोज यूनिट है उसका एनुमेरिक OH फ्री है, दूसरे वाले का। ये क्या हो गया? ये हो जाता है रिड्यूसिंग शुगर। आप जानते हैं जिसका भी एनुमेरिक OH फ्री है वो सब के सब होंगे रिड्यूसिंग शुगर। हम दूसरे की बात करें,
इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जब बीटा 1,4 यहाँ पे है, देखिए बीटा 1,4 यहाँ भी है, यानी कि ग्लूकोज का एनुमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन और गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो यानी कि गैलेक्टोज यूनिट का एनुमेरिक कार्बन यहाँ भी फ्री है, एनुमेरिक OH फ्री है। और जब किसी का एनुमेरिक OH फ्री, इसका वो भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर, यानी ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखने वाली बात है। अब आते हैं हम लोग सुक्रोज पे। सुक्रोज में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसमें अल्फा बीटा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। खास बात देखिए, अल्फा बीटा 1,1 यानी कि ग्लूकोज का भी एनुमेरिक फर्स्ट मतलब क्या, एनुमेरिक फर्स्ट कार्बन मतलब एनुमेरिक कार्बन, तो ग्लूकोज का एनुमेरिक कार्बन का OH और फ्रक्टोज के भी एनुमेरिक कार्बन का OH बनाए हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब इन दोनों के एनुमेरिक OH फ्री नहीं है, और जब एनुमेरिक OH फ्री नहीं है कैसे हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखिएगा कैसा हो गया ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक खास बात है, ऐसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप कह सकते हैं यहाँ पे याद करने लायक क्या है कि डाइसैकेराइड्स 3 फेमस हैं, MLS माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड माल्टोज और लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं, जबकि सुक्रोज यानी थर्ड जो है वह आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। कारण इसके पास एनुमेरिक OH फ्री नहीं होता। एक बात और याद रखना है, किस तरह की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसी ऑर्डर में अगर आपको नाम याद हो जाता है तो फायदा ये होगा कि पहले वाले में अल्फा 1,4, दूसरे में बीटा 1,4 और तीसरे में अल्फा बीटा दोनों में 1,1 है ना, तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। क्लियर। देखिए हमने क्या बोला, सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स नेचुरल फॉर्म में कैसे होंगे, रिड्यूसिंग शुगर। खास बात याद रखना, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है और माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग है। अब जब बात आ जाए आप लोगों के लिए पॉलीसैकेराइड्स की, ऑल पॉलीसैकेराइड्स जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी आप नॉन रिड्यूसिंग कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, याद रखना चीज। ठीक है, क्लियर ना। अब इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसकी मैकेनिज्म मतलब ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म बता देंगे। कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट? थैंक यू।